तो आज मुझे आपको नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ानी है। तो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम ये पढ़ना है आज। ठीक है, तो अब आप मुझे सुनेंगे क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझ में दिक्कत आ सकती है, तो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। अब सुनो मेरी बात आप ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। तो मैंने को लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि मेरे पास एक सॉल्वेंट था जो कि वोलेटाइल था। वोलेटाइल का मतलब मैंने आपको सिखाया था ऐसा सॉल्वेंट जो जिसके पार्टिकल वेपर में जाने की टेंडेंसी रखते हैं, वोलेटाइल था। दिस इज सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्वेंट कैसा है? ये वोलेटाइल है। ठीक है, जो वेपर में जाने की टेंडेंसी रखता है। और इसका जो वेपर प्रेशर मैंने आपको डिफाइन किया था, दैट इज पी नोट। तो पी नोट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच हैज वोलेटाइल नेचर। फिर हमने क्या किया था, हमने आपसे बोला था कि इस वोलेटाइल सॉल्वेंट में मैंने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला था। ठीक है, तो ये बन गया था सॉल्यूशन। ठीक है, हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसके अंदर। अब पॉइंट इज कि हमने कहा था कि इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एज सरफेस कंटेन्स नॉन वोलेटाइल पार्टिकल, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे वही वेपर बनाते हैं। तो अभी हमारे सरफेस पे नॉन वोलेटाइल पार्टिकल आ जाएंगे येलो कलर के, जो मैंने उस दिन भी डिनोट किया था। तो दिस सॉल्यूशन कंटेन्स, ठीक है, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल। तो उस समय पे जो वेपर प्रेशर आया था पीएस आया था, राइट। और आप सबने समझा था कि पीएस इज ऑलवेज लेस देन पी नोट एज द सरफेस हैज नॉन वोलेटाइल पार्टिकल। अब हमें कंसेप्ट समझना है जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं अपन। तो बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, आपको सेंस आना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है, देखो एक ऐसा टेम्परेचर है, अभी मैं डिफाइन भी करूंगा, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, अब वो सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, हमारे केस में सॉल्यूशन ही है, इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। देखो सेंस क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास एक लिक्विड है, आप इसको गर्म कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मान लो टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका वेपर प्रेशर मान लो आ रहा है 3 एटीएम थोड़ी देर के लिए। और जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है ना, थोड़ी देर के लिए मान लो 5 एटीएम है। ध्यान से सुनना यार, फिर मैं आपसे जब आपसे डाउट का बोलूंगा तो आप पूछ लेना। तो अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेट अस सपोज योर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड वेपर प्रेशर ऑफ योर लिक्विड जो आपने ले रखा है उसका 3 है, एक्सटर्नल प्रेशर है 5 एटीएम। तो कोई पूछेगा क्या इस पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी क्या, तो बोलोगे बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहे हैं, लेकिन बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी। बॉइलिंग कब स्टार्ट होगी, जब मान लो आपको इस वेपर प्रेशर को जो 3 है ना, इसको बढ़ा के कितना करना है, 5 करना है। कितना करना है, 3 को बढ़ा के कितना करना है, 5। अभी आपका वेपर प्रेशर कितना है, 3, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, बट द एक्सटर्नल प्रेशर इज 5 एटीएम। सो वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू दी एक्सटर्नल प्रेशर, 3 इज नॉट इक्वल टू 5। तो इस समय पे बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो आपने क्या किया, कोई बात नहीं, हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। लेट अस सपोज हमने टेम्परेचर कर दिया 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ एट 35 डिग्री सेल्सियस लेट अस सपोज योर वेपर प्रेशर बिकम 5 एटीएम, और एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहने वाला है जो बाहर से लग रहा है। तो जब हमारा वेपर प्रेशर, अभी देखो 35 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वेपर प्रेशर 5 एटीएम हो गया, जो कि एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल है। अब हम खुशी खुशी बोल सकते हैं कि इस लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, मतलब इसका क्या आ गया अपने पास, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। सो बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग, राइट, बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग, इट इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, इज इक्वल टू दी एक्सटर्नल प्रेशर। अब आपका सवाल हो सकता है क्या हर लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग होगा, क्योंकि हर लिक्विड का वेपर प्रेशर, हर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, अलग अलग, क्योंकि वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द इंट्रामोलिकुलर फोर्स, कि बीच में फोर्स कितना लग रहा है। हमने देखा था ना, जैसे पेट्रोल का, पानी का, हर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर अलग अलग है। इसलिए क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। आपने देखा होगा, सब पे आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना है कि जब मैं एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मुझे समझाना है। लेकिन उससे पहले क्या आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर है? आप हाँ लिख सकते हो और डाउट पूछ सकते हो।
ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन सबको क्लियर है यार? आपको कुछ पूछना है रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। यार इसमें एक्सप्लेन करने का ऐसा है कि जब आपका वेपर प्रेशर ना एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आया, ठीक है, मैं सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप यहां देखो, जो बोल रहा है ना रिपीट करने के लिए, वो यहां देखे। मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो आपका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और वेपर प्रेशर है 3, लेकिन जो बाहर से प्रेशर लग रहा है दैट इज 5 एटीएम। तो बाहर वाला प्रेशर 5 एटीएम है, आपका वेपर प्रेशर कितना है 3, तो 3 5 के बराबर नहीं है, तो 25 डिग्री पर बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी। आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको वेपर प्रेशर 3 से कितना करना है, 5 करना है मेरे भाई। तो 3 से 5 करने के लिए आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैंने हाइपोथेटिकली बोल दिया कि 25 डिग्री से टेम्परेचर 35 डिग्री हो गया और उस समय आपका वेपर प्रेशर हो गया 5, एंड 5 इज इक्वल टू 5 क्योंकि आपका वेपर प्रेशर किसके बराबर आ गया, एक्सटर्नल के। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए वो कहलाता है ये। सर अगर वीपी ज्यादा हो गया तो अभी मैं, सर ये आइकोनिक सॉल्यूशन पर, यार आइसोकोनिक ने हर सॉल्यूशन पर वैलिड है। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। हाँ, प्रेशर कुकर में करते हैं हर्षित ऐसे, जो आप बता रहे हो प्रेशर कुकर का केस है। व्हाट इफ इंक्रीज टेम्परेचर मोर देन बॉइलिंग पॉइंट, कर दो आप यार, बॉइलिंग पॉइंट से तेज कर दो आप आप यदि बॉइलिंग पॉइंट से तेज कर दोगे ना, तो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, सिंपल है, और बॉइल होता जाएगा। बिल्कुल आप बोल रहे हो कि जब आप पहाड़ पे जाते हैं, खुद सोचो, जब ऊपर हाइट पर जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। किसी ने अच्छा लिखा है कि हिल एरिया में जब आप पहाड़ पे ऊपर जाते हो तो होता क्या, प्रेशर कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, सही बात है। बिल्कुल अंशुल, मेरी बात ही आपने लिखी है, सुन लिया यार मैंने, अभी आप अच्छे लग रहे हो बुरे लग रहे हो सब सुन लिया। आप वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ध्यान ध्यान से देखो ना। हाँ हर्षित, यदि सी के अंदर जाएगा प्रेशर से रिलेशन है भाई, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। यार एक्सटर्नल प्रेशर यदि वेपर प्रेशर से कम नहीं होगा कभी भी, तो बॉइलिंग ही होगी यार। हाँ, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर से कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल पे अपन बॉइलिंग बोल देते हैं, ठीक है। यदि आपका वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर तो बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। आपका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ज्यादा बॉइलिंग होगी यार, और क्या है। अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं हुई, बॉइलिंग का मतलब ही उबलना होता है यार हिंदी में। प्रॉपर्टी अभी बताऊंगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? अभी मैंने पूछा आपसे डेफिनेशन क्लियर है या नहीं है, आप पता नहीं क्या क्या पूछने लग जाते हो यार। डेफिनेशन क्लियर हो गई? किसी को डेफिनेशन में दिक्कत है अभी? डेफिनेशन बताओ सिर्फ, अभी मुझे आगे तो पढ़ाने दो यार, तभी तो बताऊंगा मैं, कि ग्राफ बनाऊंगा सब बनाऊंगा, ऐसे थोड़ा ना पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सिंपल, आप सबको ये याद रखना है, जब वेपर प्रेशर, ठीक है, जब आपका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जब आपका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, आपकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सब लोग थोड़ी देर शांत रहेंगे। बॉइलिंग सरफेस फिनोमेना नहीं है, ठीक है, बॉइलिंग सरफेस फिनोमेना नहीं है, ठीक है, बॉइलिंग सरफेस फिनोमेना नहीं है, वेपोराइजेशन सरफेस फिनोमेना है। बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है। बॉइलिंग होने का मतलब है कि लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड, मतलब दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, तो सब जाना चाहते हैं वेपर स्टेट में। चलो, वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमेना है, वेपर प्रेशर कोई फिनोमेना नहीं है, वेपोराइजेशन एक फिनोमेना है, वेपोराइजेशन इज ए सरफेस फिनोमेना, ठीक है, लेकिन जो बॉइलिंग है दैट इज बल्क फिनोमेना। डन? अब रुक जाओ सब लोग, अब मेरी बात सुनना, ठीक है, और जो मैं आगे बता रहा हूं कंफ्यूज हो गए, इसलिए अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं।
बल्क फिनोमिना क्या होता है यार, मैंने बताया एक लिक्विड होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक उसका सरफेस होता है और एक उसका बल्क होता है, नीचे वाले पार्टिकल। ठीक है सर, वेपोराइजेशन प्रोसेस है, वेपर प्रेशर एक क्वांटिटी है शशांक, वेपोराइजेशन एक प्रोसेस है, वेपर प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है। प्रोसेस और प्रॉपर्टी में अलग अलग होता है ना यार, उसी तरीके से। अब सब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सब लोग मुझे एक बात का आंसर करेंगे जो मैं समझा रहा हूं, ये समझ में आ गया तो प्रॉपर्टी खत्म, तो इसलिए शांति सुनना, मेरा भी काम बच जाएगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया अभी तक कि भाई एक सोलवेंट होता है वोलेटाइल, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका प्रेशर बोला पी नोट, फिर मैंने बोला एक सॉल्यूशन जिसमें डाला आपने क्या, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो उससे आया पीएस, तो पी नोट इज लेस देन पीएस, ये भी बताया मैंने आपको, ये सबको समझ में आ रखा है। पी नोट लेस देन क्यों आएगा पीएस से, क्योंकि सरफेस पर नॉन वोलेटाइल पार्टिकल आ जाएंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। आपने पढ़ा जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं अपन किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सब लोग दिमाग में सेट कर लो ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं, कि जब आप एक नॉन वोलेटाइल, जब आप एक नॉन, लिखो मत कुछ भी, मेरी बात बस रट्टा मारो। अच्छा उल्टा लिख दिया, इसको सीधा कर देता हूं, कोई बात नहीं, सही बोल रहा है, मैंने उल्टा लिख दिया था, पी नोट इज ग्रेटर देन पीएस। अब जो मैं बात बोल रहा हूं सब ध्यान से सुनो, अपने दिमाग में सेट कर लो, हमेशा काम आएगी। क्या बात है, जब आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक वोलेटाइल सोलवेंट में ऐड करते हो, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। बात समझ रही है सबको, क्यों हो जाता है, क्योंकि सरफेस पर, क्योंकि वेपोराइजेशन एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस से लोग निकल निकल कर जाते हैं, तो उस सरफेस पर ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं जिनका की नेचर नॉन वोलेटाइल है। अब मेरे को एक बात का आंसर करना सब लोग सुनकर, बिना, जब मैं बोलूंगा तब, जैसे हमने, आप सबको पता है पी नोट पीएस से कम रहेगा थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही मान लो पी नोट की वैल्यू 5 है, ऐसे रैंडम एग्जाम पे है, और पीएस की वैल्यू 3 है, ठीक है। मान लेते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, मान लेते हैं एक्सटर्नल प्रेशर है 7 एटीएम, कितना एटीएम है, 7 एटीएम। अब मुझे बॉइलिंग करनी है, ये है मेरा सोलवेंट, सब लोग ध्यान से सुन लो, ये क्या है मेरा सोलवेंट, जब मैं कहूं तब सबका आंसर आना चाहिए, ये है सॉल्यूशन। एक बात बताओ सब लोग, इसको मुझे 5 से 7 पहुंचाना है और इसको मुझे 3 से 7 पहुंचाना है, बॉइलिंग स्टार्ट करनी है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सोलवेंट का प्रेशर है भाई 5, तो सॉल्यूशन का प्रेशर जाहिर सी बात है कम ही होगा, तो मैंने 3 मान लिया रैंडमली। अब एक मुझे 5 से 7 पहुंचाना है, एक मुझे 3 से 7 पहुंचाना है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब बताओ सब लोग, एक को 5 से 7 पहुंचाना है, एक को 3 से 7 पहुंचाना है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बताओ सब लोग, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, पीएस वाले का, हाँ, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सब लोग का आंसर आना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं मैं कि एक का 5 से 7 पहुंचाना है, एक 5 प्रेशर को 7 पे पहुंचाना है, टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के भाई, एक को 3 से 7 पे पहुंचाना है। सबका कॉमन सेंस है भाई इसमें, सबका कॉमन सेंस, मतलब इसमें तो रिपीट आना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सोलवेंट का कौन लिख रहा है बेकार आदमी, खुद सोच बे, 3 से 7 वाला ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो आई कैन, मैं एक चीज लिख रहा हूं, ठीक है, एक चीज लिख रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, सब सुनो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये मैं बोलना चाहता हूं, सिर्फ ये लाइन मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब बताओ, जो मैंने लाइन लिखी है सबको समझ में आ गया मेरे हिसाब से, कोई ऐसा जिसको नहीं आई, देखो बिल्कुल साफ साफ लिखा है, हाई कॉमन सेंस रिक्वायर्ड, सिंपल, ठीक है, आ गया, वेरी गुड। अब सुनो, अब नाउ आई एम डिफाइनिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं डिफाइन करता हूं अपनी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत लोग पूछ रहे थे ना क्या पढ़ा रहे हो क्या पढ़ा रहे हो, तो अब पढ़ा रहे भाई, सॉल्यूशन मेन, दैट इज नोन एज एलिवेशन, पता ही नहीं, एलिवेशन की स्पेलिंग गलत हो गई देख लेना भाई, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, मैं टीबी डिफाइन करूंगा, टीबी, टीबी इज माय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट।
इनका डिफरेंस टीबी माइनस टीबी नोट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं अपन डेल्टा टीबी। क्या बोलते हैं अपन? डेल्टा टीबी। अच्छा, नोटबुक में लिखना है क्या? हाँ यार, थैंक यू। ELEV8ION। हाँ, मैंने एलिवेशन की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैं टीप के सही लिख लेता हूँ, किसी ने मुझे चैट में लिख के भेजी है। ELEVATION। अब ठीक है भाई, चलो। तो डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? ठीक है, डेल्टा टीबी किसका डिफरेंस है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड दिस इज माय सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है यार, अपने नाम आप ओरिजिनल नाम रखना स्टार्ट कर दो। आपको क्लास से निकाल सकते हैं जो टेक्निकल टीम है, ओरिजिनल नाम रखा करो आप। कोरोना का बाप ये किसका नाम है बे? नाम बदल। ठीक है, तो सुनो सब लोग, डेल्टा टीबी क्या है? सुन लो सब लोग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यार RLVP अलग है और ये अलग है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं एक चीज और डिफाइन कर रहा हूं, आप लिख लो जिसको लिखना है, मैं प्रीवियस स्लाइड से एक्सप्लेन, ये यहां से लिख लो आप, जिसको लिखना है लिख ले फटाफट फटाफट। मैं दो दो एक एक मिनट सारी स्लाइड रोक रहा हूं, मैं भूल गया था, आप लिख भी रहो। अरे चैट यार, मेरे को ही शो होगी आपकी, आपको नहीं होगी। आपको क्या? CP2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2, CP2 मतलब लिख लो जिसको लिखना है। हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहली थी RLVP, दूसरी है मेरा ये BPT मींस बॉइलिंग पॉइंट पे। डेल्टा टीबी को बोलता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, मैं समझा दूंगा। अगली स्लाइड देख लीजिए सब लोग। अब आप में से कोई लोग पूछ रहे हैं कि बॉइलिंग ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? सुनिए आंसर, आप सुनना। देखो, जितने ज्यादा येलो पार्टिकल होंगे, सुन लो, आप में से बहुत लोग का सवाल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, उसका आंसर कर रहा हूं, समझ सको तो समझना। कि जितने ज्यादा येलो पार्टिकल होंगे, जितने ज्यादा येलो पार्टिकल होंगे उतना पीएस कम होगा, जितना पीएस कम होगा उतना टीबी ज्यादा होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? टीबी माइनस टीबी नोट। सुन लो सब लोग, प्लीज सब लोग सुनो मेरी बात। टीबी नोट है कांस्टेंट, टीबी नोट है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, टीबी नोट है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो जितने ज्यादा येलो प्रेशर, येलो पार्टिकल रहेंगे उतना मेरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहेगा, जितना मेरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहेगा उतना टीबी ज्यादा रहेगा, और इतनी इस क्वांटिटी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो मोर द नंबर ऑफ येलो पार्टिकल्स, less will be the vapor pressure of solution and more will be the boiling point of solution. That's why TB minus TB naught is a colligative property, because इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि येलो पार्टिकल्स कितने हैं। डन। तो अब ये लिख लीजिए आप। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, इस पे बहुत सवाल आते हैं यार भाई आईटी में। तो देखो, अब जो मैं लिखूंगा उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है यार। ठीक है, तो दिस इज लाइक दिस कि डेल्टा टीबी, सब लोग देख लो, डेल्टा टीबी, अभी मैं आपको मेन स्लाइड भी दिखा दूंगा जो मैंने प्रिंटेड फॉर्म में लिखी हुई है, आपको भेजूंगा भी वो। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर है? केबी इंटू एम। अब सब लोग लिखो मत, कंफ्यूज हो जाओगे, अभी थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। केबी इंटू एम। ठीक है, एम क्या है यहाँ पे? एम इज मोलैलिटी। जिसको मोलैलिटी नहीं पता उसके लिए डिफाइन कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू सोलवेंट होता है यार ये। वैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था, किलोग्राम में होता है और ये। ठीक है जी। केबी एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं अपन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
आपको इसमें जेई का सवाल है एक, इसकी यूनिट का सवाल आता है एक, वो याद करके रखेंगे, के जी मोल इनवर्स, के मतलब केल्विन है भाई, और पानी के लिए केबी की वैल्यू आप याद ही रखेंगे, जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। क्या होती है पानी के लिए? 0.52 के जी मोल इनवर्स। सब लोग ध्यान सुन लीजिए, ये फॉर्मूला कहां से आया? अब किसी का डाउट हो सकता है भाई कहीं से नहीं आया, याद कर ले, इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं सिखा रहा हूं, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो आपको क्या रखना है, केबी क्या है सर, मैंने लिखा है सर, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। केबी इज नोन एज ए कांस्टेंट नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है? तो एम है मोललिटी, डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी सब याद रखना, दिस इज टीबी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी नोट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट होगी के जी मोल इनवर्स, के मतलब केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स, यूनिट लिखी है मैंने। डेल्टा टीबी की यूनिट क्या होगी यार? टेम्परेचर ही होगी ना, टेम्परेचर से टेम्परेचर घटा रहे हो आप, तो क्या आएगा बताओ? डेल्टा टीबी की यूनिट क्या होगी? टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाओगे तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर की यूनिट आएगी यार। केबी है हर जगह, केबी है यार, दिस इज केबी, हर जगह केबी है यार। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, केबी गिवन होगा क्या सर? नहीं, केबी यदि पानी के अलावा आपको कुछ भी देंगे तो आपको गिवन होगा। टीबी नोट है सर सोलवेंट का वेपर प्रेशर, सॉरी सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट। यार बॉइलिंग पॉइंट टी से डिनोट नहीं होता, टीबी लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलो अब एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, सब लोग वो करेंगे। तो क्वेश्चन इज 1 मोल यूरिया is dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपको बताना है फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको बताना है फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है आपको। इट्स एप्लीकेशन सर, ये क्वेश्चन ही एप्लीकेशन है, बेस कांस्टेंट नहीं है यार, वो केबी अलग होता है। हाँ मैं प्रीवियस स्लाइड आपको दिखा रहा हूं, एक बार आप ये लिख लो फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। हाँ मैं फॉर्मूला वॉर्मूला सब लिख रहा हूँ यार, थोड़ी देर तो रुको। हाँ मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, कुछ लोग लिख रहे हैं वाली स्लाइड, एक बार लिख लेने दो यार, फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। चलो तो क्वेश्चन है मेरे पास ये कि 1 मोल यूरिया को डिजोल्व करा है मैंने, 1 मोल यूरिया इज डिजोल्व। यूरिया का फॉर्मूला जानना है आप लोगों को, तो होता है NH2CONH2। वैसे फॉर्मूले की जरूरत पड़ नहीं रही थी। तो 1 मोल यूरिया को 500 ग्राम पानी में डिजोल्व करा है। आपको सॉरी वेपर प्रेशर नहीं यार, आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है ऑफ सॉल्यूशन। तो अल्टीमेटली आपको टीबी निकालना है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है ना? ठीक है, निकाल के बताओ सब लोग, चलो। 18 नहीं आंसर सर, वो नहीं, वेपर प्रेशर नहीं निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता ही है, प्योर वाटर का।
सही आंसर निकालो यार। फॉर्मूला डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। देखो यार, जो भी आप कर रहे हो ना, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये सवाल मैं समझाऊंगा, अगला आपको खुद को करना है। तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, टीबी अभी डिराइव करा था, टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर के बी इंटू एम। तो सबसे पहले मोललिटी को फाइंड आउट करो, राइट। तो मोललिटी को फाइंड आउट कैसे करेंगे अपन? हाँ, मोललिटी कितनी है देखो, एक मोल है, पानी कितना है 500 ग्राम, उसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। सो मोललिटी इज 2। सो देखो टीबी, टीबी नोट क्या है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आप डिग्री सेल्सियस में भी काम कर सकते हो यहाँ पे क्योंकि डिफरेंस है। केबी कितना है अपने पास? 0.52 इंटू 2, तो आएगा 4। तो टीबी कितना आ जाएगा अपने पास? 101.04। आप 273 ऐड करके बोल रहे हो तो भी सही है। 1.04 यार डेल्टा टीबी आया है। फर्क नहीं पड़ेगा विजय, चाहे केल्विन में कर चाहे डिग्री सेल्सियस में कर, यहाँ पे डिफरेंस है यार। केल्विन का डिफरेंस और डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हमेशा सेम ही आता है, फर्क नहीं पड़ेगा। 101.04 आंसर आ रहा है, सब चेक करो। अनंत तुम सोल्व तो कर नहीं रहे हो, ऐसे बोलते रहते हो। सब लोग सोल्व करके देखो, मैंने साफ साफ सॉल्यूशन लिखा है एकदम। राइटिंग गंदी है पर लिखा क्लियर है वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सेम है यार, 374 केल्विन में बोल देते हैं और इसमें चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जो मैं बोल रहा हूं आपसे। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। सर टेम्परेचर यहाँ पे ले सकते हैं सेल्सियस में, डिफरेंस है यार, आप समझो। डेल्टा टी है तो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो चाहे केल्विन में लो, डेल्टा टी तो हमेशा ही सेम रहेगा ना। आप कर सकते हो, यकीन मानो, आप मेरी बात मानो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ये स्कूल में ही आएगा भाई, स्कूल में भी आएगा ये, स्कूल में भी सवाल आएगा, बोर्ड में भी। केबी कहां से आया सर? क्वेश्चन में गिवन होता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग इसको ट्राई करेंगे, सेम फॉर्मूले पे है। ठीक है, तो लिखा हुआ है 200 ग्राम solute is dissolved in 500 ग्राम वाटर। ये क्वेश्चन अच्छा है यार, सब करेंगे। बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 100.052 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सब लोग क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। यार केबी कहीं से नहीं आया, पानी का केबी याद रखने को बोला है।
ठीक है, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या चिराग? तो देखो 200 ग्राम सोल्यूट डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दे रखा है 100.052। आपको मोलर मास बताना है सोल्यूट का। ट्राई कीजिए सब लोग, अच्छा सवाल है, ट्राई करो। आंसर आ रहा है लोग का, देखो फटाफट सब लोग ट्राई करो। किसी का 40 है, किसी का 400 है, किसी का 4000 है। ढंग से करो यार, 4 बोल रहे हो तो किलोग्राम में बोल रहे हो, राइट? हाँ, 4000 ग्राम इज फाइन या 4 किलोग्राम इज फाइन। निकाल के देखो सब लोग यार, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। धीरे धीरे सीखो यार, आज की क्लास न्यूमेरिकल वाली है तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपसे फिर क्वेश्चन नहीं होंगे। यूनिट ऑफ केपी क्या होती है मैंने लिखवाया था, के केजी मोल इनवर्स, आप लिखते नहीं हो। तो देखो जिनको नहीं चमक रहा उनके लिए आप वही फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा टीबी बराबर क्या, के बी इंटू एम। सबसे पहले मोलैलिटी निकाल लो आप, तो दे रखा है 200 ग्राम। अब मोल निकालने पड़ेंगे, मोलैलिटी से पहले क्या, आप और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, कि मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी होती है भाई मोल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे मोल निकालने हैं, तो मोल कैसे निकालेंगे, 200 ग्राम दे रखा है लेकिन मोलर मास नहीं पता, तो एक्स मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। तो मोलैलिटी क्या आ जाएगी, 200 डिवाइडेड बाय एक्स, और वजन कितना है अपने पास 1/2, तो अपने पास आएगा 400 बटा एक्स। आ जाओ अब, अपने पास टीबी माइनस टीबी नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है वो भी देखेंगे। इसको होता है 0.52 इंटू अपने पास क्या है मोलैलिटी। टीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो 100.052 माइनस अपना तो 100 ही होता है वो पानी का, तो 0.52 इंटू 400 डिवाइडेड बाय एक्स। इधर से कितना आएगा 0.052 इक्वल टू 0.52 इंटू 400 डिवाइडेड बाय एक्स। आंसर आ जाएगा आपका एक्स यहां से 4000 ग्राम, या आप बोल सकते हो 4 किलोग्राम, कोई भी आंसर दे सकते हो आप। 0.5 नहीं आ रहा है यार, कैसे कर रहे हो रोहन, 0.5 9/10 नहीं आ रहा है, 4000 या 4 केजी आंसर आ रहा है। सही है, सॉल्यूशन देखो सब लोग, थोड़ा ध्यान दो आज की क्लास पे यार, आज थ्योरी नहीं है, थोड़ा सा हमें फाइट करना है। यार इसमें समझ में क्या नहीं आया, आपके पास ये फॉर्मूला है, देखो यार आपके पास ये फॉर्मूला है यार, ये मैंने करवाया आपको अभी थोड़ी देर पहले। ये एक मेन फॉर्मूला आया, टीबी की वैल्यू सवाल में दे रखी है, टीबी की वैल्यू दे रखी है सवाल में। टीबी नोट होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। तुषार देखो, जिसको समझ नहीं आया, टीबी की वैल्यू सवाल में दे रखी है, कितनी दे रखी है 100.052। पानी का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट पानी है ना, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे पानी की केबी की वैल्यू मुझे पता है पहले से, मोलैलिटी निकालनी थी, तो मोलैलिटी मैंने सेपरेट निकाली। कैसे निकाली, मोल बाय डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट। मोल कैसे निकालते हो आप, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट। मुझे नहीं पता सॉल्वेंट क्या है तो मैंने एक्स माना, तो 200 डिवाइड बाय एक्स। फिर मैंने मोलैलिटी निकाली, 500 ग्राम को मैंने किसमें कन्वर्ट करा यार, ये इसको ले सकते हैं हाफ के जी,
तो यहाँ पे हाफ लिखा यार, तो 400 बाय एक्स मेरी मोलैलिटी आ गई, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यार, आंसर निकाला आ गया। अभी तुषार देखो यार, समझ में आ गया? अभी देखो, जिसको समझ में आया था आ गया क्या? सब लोग देखो। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, जिससे आपको क्लियर हो जाए चीजें। लास्ट क्वेश्चन है, इस पे फिर मैं अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे पढ़ूंगा। एक क्वेश्चन ले लो आप, 360 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन, ठीक है, डिजोल्व इन 800 ग्राम वाटर। अब वाटर ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका केबी पता होता है। कुछ भी सवाल में वाटर के अलावा गिवन होगा ना, तो आपको वो बता देगा केबी की वैल्यू क्या है। तो फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका ना सबका आंसर आंसर आराम से करना सब लोग, ठीक है? मैंने तीसरा सवाल है ये, ठीक है? इसको सब लोग करेंगे यार, ढंग से करो आप सब लोग, इसको आराम से सोच समझ के, टाइम ले लो चाहे। ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दे, C6H12O6। बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला तो याद रख, C6H12O6, 180 मोलर मास होता है। 101.3 आ रहा है काफी लोग का आंसर। लास्ट आंसर दिखा दें, ये रहा लास्ट आंसर। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है यार। आप सोचोगे ना एकदम से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता एकदम से, ठीक है? और वैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा रुका करो, समझा करो, सुना करो। आप ना धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछने लग जाते हो, एक बार थोड़ा सा टाइम दिया करो, समझ में आएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ उतना टफ नहीं था जितना हम सर से पूछ रहे थे। समझ रहे हो? क्लासरूम में होते तो अपन इससे भी कम टाइम में पढ़ लेते ये। नहीं, वैसा वेपर प्रेशर नहीं निकाल पाओगे, इस डेटा से आप वेपर प्रेशर नहीं निकाल पाओगे यार, आप इससे बॉइलिंग पॉइंट ही निकाल पाओगे। तो मैं भी कर देता हूं एक बारी, ठीक है? तो देखो, आप वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दो, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, है ना जी? तो सबसे पहले मोलरिटी निकाल लो, मोल डिवाइड बाय डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल निकाल लो, मोल क्या है? 360 डिवाइडेड बाय 180, 2 मोल आ रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 1000, तो यहां से आया 400, तो 10/4, 5/2। कुछ नहीं करना, आप क्या लिखोगे? टीबी माइनस टीबी नोट, ये कितना अपना 0.52 इंटू कितना कर दे, 5/2 कर दे यार, टीबी माइनस टीबी नोट,
100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू, ये सोल्व कर लो आप फटाक से, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, पीबी बराबर 100 प्लस 0.052 इंटू 5/2। देखिए सही है, सबको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, तो सब डी डन लिख दो। इससे मेरे को टीबी की यूनिट सर, टीबी की यूनिट केल्विन, डिग्री सेल्सियस, कुछ भी डिग्री सेल्सियस होगी मेरे यहाँ पे, जैसे आपने डिग्री सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिया है केल्विन, बस और क्या करना है। सब डन लिख देंगे फटाफट, सबको समझ में आ गया तो, जिससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। सब लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया? चलो बढ़िया, अब अगली प्रॉपर्टी चिपकाते हैं आपको। ठीक है, जैसे आपने ये समझी है ना, अगली सेम टू सेम है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको बस। ठीक है, हाँ हाँ सॉरी, ये गलत लिखा है मैंने, सही याद दिलाया किसने, दिस इज 0.52 राइट, हाँ डन, मैंने गलती से लिख दिया था। चलो आ जाओ अब सब लोग फिर से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? अब सब लोग फिर से सुनेंगे। हाँ देखो, आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई, आपके न्यूमेरिकल भी बन गए, अब आप फिर से सुनेंगे ना तो अगली प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली ये भी एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मतलब एक सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड स्टेट के वेपर के प्रेशर के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या, उस समय पे पानी की जो सॉलिड स्टेट है और पानी की जो वेपर स्टेट है वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गई है, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई है, ऐसा होता है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे हो गया कि जो आपका H2O सॉलिड है ना, वो इक्विलिब्रियम में आ गया, किसके में? H2O लिक्विड के में। मतलब उनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, इक्वल, दोनों दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अच्छा मेरा एक बात सुनो सब लोग एक बारी। ठीक है, कैसे 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 मैं बताऊंगा अभी, कैसे सारा दूंगा, आप मुझे एक बार कंप्लीट करने दो, आप मुझे कंप्लीट करने दो। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट। सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है ना, सब्लिमेशन हुआ मान लो, सबलाइम हो रहा है, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस, पानी सबलाइम नहीं होता है लेकिन हम मानते हैं ऐसी सिचुएशन। ठीक है, अच्छा अब मेरी एक बात सुनो सब लोग, सबने एक बात सुनी है क्या? मुझे हाँ करना सब लोग। ठीक है, क्या सुनी आपने कि जब पहाड़ों में, ठीक है, मान लो रोड होती है, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, उससे समझ में आएगा। रोड पे ना बर्फ जम जाती है, तो ना नमक डालते हैं, ये सुना है सबने? पहाड़ों में बर्फ जम जाती है तो रोड को क्लियर करने के लिए नमक डालते हैं। ठीक है, उसी का रीजन पढ़ाना चाहता हूं मैं अभी। पहाड़ों में जब बर्फ जम जाती है तो नमक डालते हैं, है ना? तो ये सबने सुना हुआ है एटलीस्ट, बढ़िया बात है, ये तो सबने सुना है। अच्छा तो ये क्यों होता है ये जानना है, आ जाओ। अब सब लोग चुप रहना थोड़ी देर के लिए, मैं पूरा आंसर बता रहा हूं आपको इसका। यहीं से हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, इसको भी हम वेपर प्रेशर से रिलेट करेंगे। जिसने नहीं सुना वो बहुत ही घटिया है, वो आज सुन ले मुझसे, जिसने नहीं सुना, कि वेपर प्रेशर, सॉरी, बर्फ को पिघलने के लिए यू नीड NaCl, जो कि डाला जाता है रोड को क्लियर करने के लिए। अब सब लोग सुनो मेरी बात, ऐसा होता क्यों है? देखो अब मान लो कि ये रोड है, सब लोग ध्यान से सुनना,
मान लो मनाली है, ये रोड है गंदी सी। अब मनाली का टेम्परेचर है मान लो अभी -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी मेरी सारी बातें मानना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ठीक बात है, आपकी एक बात समझ में आ रही है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और जो मनाली का टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हमें समझ में आता है कि बर्फ जम जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही 0 डिग्री से टेम्परेचर कम होगा -2 डिग्री सेल्सियस होगा, बर्फ जमने लग जाएगी। अच्छा, अब होता क्या है, ये पानी है यहाँ पे ऑलरेडी। अब मैंने इसके अंदर नमक डाला, क्या डाला मैंने इसके अंदर, नमक, NaCl, या मैं इसको सॉल्यूशन की भाषा में नाम दूं, दिस इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, दिस इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब मेरी एक बात सब लोग अभी मान लेना, व्हेन यू ऐड ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन एनी सॉल्वेंट ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। जैसे अभी जब नॉर्मल पानी था, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे आप इसमें नमक डालोगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट सपोज करो -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, गिरेगा क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर कम तो फ्रीजिंग पॉइंट कम। वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है, ये तो मैंने आपको बता चुका हूं। क्यों वेपर प्रेशर कम हो रहा है? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपन ऐड कर रहे हैं। तो मान लो कि अभी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, सॉल्यूशन का, -4 डिग्री सेल्सियस। रिपीट कर रहा हूं, पहले नॉर्मल पानी था, सब लोग ध्यान सुनना, पहले नॉर्मल पानी था, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और मनाली का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस, तो बर्फ जम गई। लेकिन अभी हमारे जो हमने नमक डाला ना, नमक जो डाला उससे जो सॉल्यूशन बना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -4 डिग्री सेल्सियस। तो क्या अब बर्फ जमेगी क्या? अब बताओ, क्या अब बर्फ जमेगी क्या? अभी मेरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -4 डिग्री सेल्सियस। मनाली का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। क्या अभी बर्फ जमेगी क्या? हाँ या ना? नहीं जमेगी। तो बर्फ क्यों नहीं लगेगी, पिघलने लगेगी। यही हम करते हैं भाई। पहले नॉर्मल देखो, जिनको समझ नहीं साथ सुनो, पहले का जो टेम्परेचर है, पहले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस और आउटसाइड का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस, तो बर्फ जम रही थी। अभी हमारे सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर, सॉरी, हमारे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -4 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का टेम्परेचर कितना है, -2। तो अब बर्फ कब जमेगी, जब -4 से और कम टेम्परेचर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है एज वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, एज वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। सही है? ये समझ में आया सबको? इतना समझ में आया क्या, मुझे बस बताओ। हाँ, मैं सब दिखा रहा हूं। वेपर प्रेशर तो यार ऑलरेडी पता है ना यार वर्धन, वर्धन वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होता ही है यार, सिंपल है। वेपर प्रेशर तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते तो सरफेस पे पार्टिकल्स आ जाते हैं। एक बार को सुनना, अभी मैं धीरे धीरे चीजें प्लीज करूँ, रिपीट करूंगा। मैं अभी रिपीट कर रहा हूं कि जब भी, अभी मैं आगे रिपीट करूंगा जो मैं अभी मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है, मैंने सिर्फ एग्जांपल समझाया आपको। ठीक है, कि बर्फ पर, जो सड़क पर बर्फ जमी हुई थी, क्योंकि बर्फ का जो पानी था नॉर्मल, उसका वेपर प्रेशर, सर वो मैं बताऊंगा वैभव, आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा मैं। डिक्रीज क्यों होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और वो भी क्यों होता है वो भी बताऊंगा। अभी मेरी बात मान लो आप सब लोग एक बारी को, कि व्हेन यू ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। इस स्टेटमेंट को भी मैं और क्लियरफाई करूंगा, ठीक है, एक बार न्यूमेरिक तक पहुंचने तक। ठीक है, अब सुनो 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 मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल, एफपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, एक बारी मेरी बात सुन लो, बस एक बारी। ठीक है, तो आपको एक चीज एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हेन यू ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, व्हेन यू ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। ये मेरी बात मानना। ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके करवाया। हाँ, मैं एक बार, आप मेरी पूरी बात सुनो, मैं हर स्लाइड दिखा दूंगा यार, मैं घर नहीं लेके जाऊंगा। मेरी बात सुनो, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो इस बार क्या आएगा, देखो मैं दो क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना। एक है टीएफ, एक है टीएफ नोट। टीएफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, सोल्यूशन, और टीएफ नोट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट।
तो इस केस में कौन ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन का घटा है। अब हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, दैट क्वांटिटी इज नोन एज टीएफ माइनस, सॉरी, टीएफ नोट माइनस टीएफ, दिस इज नॉट डेल्टा टीएफ। इसको बोलते हैं अपन क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक है। तो टीएफ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, सॉरी हाँ ये गलत लिख दिया है मैंने, आप लोग धड़ाधड़ लिखते रहते हो, आप मेरी बात सुनते नहीं हो। एक बारी बोल ठीक रहा हूं मैं, कोई बात नहीं है, लिख दिया तो आप लिख सकते हो, इतना बारी क्लास में हो ना सब। हाँ भाई यश मैंने गलत लिखा है, मान गया, ठीक है। अभी लिख दूं, अभी मेरे को पढ़ाने दे, अब मुझे पढ़ाने दो, आप 2 मिनट मुझे कंप्लीट करने दो, अब उसके बाद मैं अपने आप लूंगा आपके राउट। तो मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई है, ध्यान से सब लोग अपने दिमाग में नोट कर लो कि व्हेन यू ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो देखो आपको पता है ना, वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ येलो पार्टिकल्स पर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर का डिक्रीज, तो हम कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। टीएफ नोट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ पे टीएफ नोट की वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो टीएफ नोट माइनस टीएफ इक्वल्स टू डेल्टा टीएफ। दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब हम डिफाइन कर रहे हैं अपने को जो पढ़ना है, डेल्टा टीएफ क्या होता है, जैसे वहां पे होता था के एफ इंटू एम, वहां पे के भी होता था, यहाँ पे क्या होता है के एफ। अगेन यहाँ पे एम क्या है, दिस इज नोन एज मोलैलिटी। के एफ क्या है यहाँ पे, वहां पे होता था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मैं अभी सब ग्राफ व्राफ सब पढ़ाऊंगा आपको, इसके दोनों के सबके, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, अगेन के एफ की यूनिट क्या होती है, जो केबी की होती थी, सेम सेम है सब कुछ, के जी मोल इनवर्स। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अगेन पानी के लिए के एफ की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज 1.86 के जी मोल इनवर्स। ठीक है, पानी के लिए आपकी इसकी वैल्यू याद, ठीक है। अभी आप ये लिख लो, पेपर में येलो पार्टिकल मत लिखना मेरे भाई, पेपर में येलो पार्टिकल्स का मतलब है नॉन वोलेटाइल पार्टिकल, आदर्श। येलो मत लिखना, ये थोड़ा ना बोल रहा हूं येलो, येलो तो कलर है मेरे भाई, बोल रहा हूं नॉन वोलेटाइल पार्टिकल लिख देना। इतना तो समझदार है या नहीं है बता भाई। यूट्यूब पे डल रहा है यश, मैं दिखा दूंगा, आप एक मैसेज 100 बार करते हो यार, मैं पढ़ रहा हूं आपके मैसेज, ठीक है। मैं वो आपकी बातें अब यूट्यूब पे मैं बोलूंगा, क्लास खत्म हो जाएगी तभी फोन कर पाऊंगा, ठीक है। सब बातें आपकी कंसीडर करके ही चल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कंसीडर कर रहा हूं। आप एक बात को 10 बार लिखेंगे, मैंने सुन लिया आपका, मैं आज बोल दूंगा यूट्यूब के लिए। अब आप पहले ये लिख लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगा इस पे, आपको क्वेश्चन सीखना है। अगेन आईआईटी में सवाल आएगा इसका, वो सवाल बनना बहुत जरूरी है यदि आपको आईआईटी का एग्जाम देना है तो। देखो हर चीज आसान नहीं होती यार, ठीक है। कोई चीज हमें फटाक से समझ में आती है, किसी में टाइम लगता है, रीजन है ना यार। रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या होता है, यदि यार ऐसा है कि 1 atm मान लेते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, हर्षित 1 atm मान लेते हैं अपन, पी एक्सटर्नल जनरली 1 atm लेके चलते हैं। चलो थोड़ा वेट करा करो, मैं सब कनेक्ट करूंगा, एकदम से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब अपना सब्जेक्ट ऐसा है ना कि अपन को सब चीजें आपको सिखानी भी है और आप दूर भी बैठे हो। सबने ये लिख लिया, कंटेनर में नहीं नपता यार वेपर प्रेशर, डिवाइसेस होती है वेपर प्रेशर की, उससे नाप सकते हैं अपन। सबने ये लिख लिया होगा, तो एक क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है। 60 ग्राम यूरिया, 60 ग्राम यूरिया dissolve in 500 ग्राम ऑफ वाटर,
आपको बताना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हुआ? क्वेश्चन लिखा था कहां गया बे? फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूं। हाँ 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट। मैं क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, 60 ग्राम यूरिया इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, NH2CO NH2 यूरिया। ठीक है, आपको बताना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यूरिया इज NH2CO NH2। फॉर्मूला हर्षित मैं ही बता दूंगा तो बचेगा क्या? डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम। नहीं यार, हाँ जनरली जसमीत हमने डिफाइन यही किया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करके ही करा है। केएफ की वैल्यू 1.86 यार, पिछली क्लास पिछली स्लाइड में लिखा है 1.86, माइनस में आएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन और करेंगे आज अपन, आज की क्लास में, जो जेई मेन का है, प्रीवियस है जेई मेन का, और कई बार आया वो सवाल, कई बार मतलब कि उस टाइप का सवाल कई बार आया। ठीक है, तो देखो जो लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा, आप सीधा सीधा लिखते जाओ। ठीक है, क्या आएगा? TF नोट माइनस TF KF इंटू एम। तो सबसे पहले मोलैलिटी, मोल निकाल लो। यूरिया का वजन भी 60 ही आएगा यार, तो मोलैलिटी आएगी 1 डिवाइड बाय 1/2, दैट इज 2। लिखोगे ये तो 0 है, माइनस TF, KF कितना है 1.86 इंटू 2, तो माइनस का 3.72 आंसर आ रहा है। आ गया सबका? सबका आ गया, बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आज की क्लास खत्म कर देंगे, बस एक क्वेश्चन और करके बता दीजिए आप। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब लोग करेंगे। तो क्वेश्चन इज हाउ मैनी ग्राम्स, इसमें आपका दिमाग लगेगा, ग्लूकोज, हाउ मैनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर। ठीक है, सच दैट, ठीक है, क्वेश्चन लिखने दो मुझे। सच दैट क्या दे रखा है हमें? बॉइलिंग पॉइंट मतलब TB माइनस TF इक्वल्स टू 10.238 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, मैं कितना ग्राम ग्लूकोज ऐड करूं 100 ग्राम पानी में, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस आए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का जो डिफरेंस आए वो आ जाए 102.38 डिग्री सेल्सियस। सोचिए कैसे करेंगे। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। हाँ मैं पिछले वाले का सॉल्यूशन दिखा दूंगा यार, अभी पहले क्वेश्चन सब नोट कर लो। हाउ मेनी ग्राम ग्लूकोज, मैं कितने ग्राम ग्लूकोज ऐड करूं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है ना वो आ जाए 102.38। ऐसा सवाल जेईई मेन में अक्सर पूछा जाता है।
ठीक है, ट्राई कीजिए आप, सब लोग ट्राई करिए, कीजिए। जिसको प्रीवियस देखना है वो प्रीवियस देख लेते हैं। इतना 42.84 नहीं यार, गलत आंसर है, इतना जल्दी मत करो। अनंत कुछ भी आंसर करते हो यार। हाँ ठीक है, करके देखो भाई, अच्छा सवाल है। हाँ मुझे पागल बना लो है, मैंने आईटी दिया है बेटा यार, मैं थोड़ा ना ऐसे तुम्हारे सामने बैठा हूं। नहीं, गड़बड़ आ रहा है, और दिमाग लगाओ, इतनी जल्दी ना आंसर करो। तो अब मैं चाहता हूं आप ये वाला क्वेश्चन करें सब लोग, बहुत अच्छा सवाल है यार ये। हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा यार, सब भेज दूंगा, आप फर्जी टेंशन मत लो। पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे सब, हर जगह हर किताब में यही सब लिखा हुआ है। मैं थोड़ा ना कौन सा नया पढ़ा दूंगा, भेज दूंगा मैं, ये नोट्स भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो, अभी अपलोड कर दूंगा मैं। ये सही आया, संचित का सही आंसर आया है भाई। संचित यार, नहीं नहीं 18 नहीं आता, 90 आता है इसका था। 18 ग्राम आ रहा है क्या आंसर? 100 ग्राम है, हाँ 100 ग्राम का तो 18 ही आएगा आई थिंक, एक आएगी मोलरिटी। हाँ ये है 102.38 है यार ये, 102.38। 18 ग्राम आ रहा है, काफी लोग का आंसर यही सही आंसर है शायद, आई थिंक। तो देखो जिनको नहीं समझा उनको हिंट दे रहा हूं मैं, आपको एक इक्वेशन ये आती है, सब लोग हिंट से काम करेंगे। डेल्टा टीबी नोट बराबर के बी इंटू एम, एक तो सबको ये आता है। एक दूसरी इक्वेशन ये आती है, डेल्टा टी एफ नोट माइनस डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। आप ना पहली इक्वेशन से जितने भी लोग हैं टीबी की वैल्यू निकाल लो। टीबी की वैल्यू क्या आएगी, देखो एम इंटू के बी प्लस डेल्टा टीबी नोट, ठीक है, और यहां से टीएफ की वैल्यू निकाल लो। तो टीएफ की वैल्यू क्या आएगी, टीएफ की वैल्यू क्या आएगी, टीएफ इज, ये इधर गया इधर गया, तो टीएफ नोट, इसको उधर भेज रहे तो ठीक है, टीएफ की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, माइनस के एफ इंटू एम। ये दोनों वैल्यू आएंगे, दोनों सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट योर आंसर। 18 ग्राम आ रहा है आंसर। देखो जिनको समझ नहीं आ रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप वैल्यू रखते जाओ। आप देखो ये क्या है, एम इंटू के बी इंटू डेल्टा टीबी नोट, सॉरी प्लस है ये, तो एम इंटू के बी प्लस डेल्टा टीबी नोट, माइनस करोगे तो माइनस टी एफ नोट प्लस के एफ इंटू एम, इसकी वैल्यू दे रखी है 10.238। तो मैं डिटेल सॉल्यूशन लिखता जा रहा हूं, तो जिनको दिक्कत है वो देखते जाए सॉल्यूशन में, ठीक है, जिसको दिक्कत है वो सॉल्यूशन मेरा देख ले ढंग से, मैं बहुत डिटेल सॉल्यूशन लेगा इसलिए। तो अब देखो क्या आ जाएगा, टीबी नोट माइनस टी एफ नोट, इसमें से मोलैलिटी बाहर ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, के बी प्लस के एफ, लिखते जाओ आप, आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 102.38। अब डेल्टा टीबी कितना है अपने, ये 100 है, ये तो 0 है यार। मोलैलिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.5 टू 1.86, तो 2.38 आएगा ये, इक्वल टू 102.38। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लो आप, तो ये उधर लेके जाओगे तो आ जाएगा, मोलैलिटी ना 1 के बराबर आ रही है, सब लोग देख लो, उसके बाद तो निकाल लोगे यार मेरे हिसाब से। देखो सब लोग, समझ में आया ये सवाल, जिसको नहीं आया वो देखे सॉल्यूशन ध्यान से।
ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, तो इसके बाद जिसको जिसको ये क्वेश्चन हो जाए वो जिस निकलना चाहे निकल सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास। 18 ग्राम आंसर आ रहा है। हाँ मुझे पता है जितेंद्र सर, मैं जितेंद्र सर के साथ ही रहता हूँ भाई। 18 ग्राम आंसर है सर। मोललिटी है ना, 18 क्यों आया? आपकी मोललिटी की वैल्यू 1 आएगी। मोललिटी क्या होती है? मोल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट। ये 1 के बराबर दे रखा है यार, तो मोल आएंगे 1/10। अब सही है, 180 को 10 से डिवाइड करोगे तो 18 ही आएंगे ना। हाँ बिल्कुल सर। सौम्य मैं बता रहा हूं, तुम अभी सौम्य रुक जाना, तुम्हारा डाउट मैं लेके ही जाऊंगा, अभी अनम्यूट कर दूंगा थोड़ी देर बाद। सब लोग ये वाला क्वेश्चन देखे, यदि आगे आपको समझ मस्त तो आप जा सकते हैं क्लास से। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जिसको नहीं आया वो और दिमाग खा सकता है मेरा। हाँ जिनके डाउट है वो रुक जाएंगे। अनंत आ गए थे को समझ में, ठीक है अब बाहर जा, बारिश हो रही है। हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ संचित, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, अभी ये क्वेश्चन में ही काफी लोग को दिक्कत आएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यार किसी को क्वेश्चन में दिक्कत है? जिसको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है वो जा सकता है। आनंद तुम कितने फर्जी डाउट पूछते हो यार। हाँ क्वेश्चन में जिसको डाउट नहीं है वो जा सकता है, ठीक है। जिसको क्वेश्चन में डाउट नहीं है वो जा सकता है। सर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है? वैभव यार मैं बता रहा हूं तो रुक जाना तू भी। हाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जरूरी है सर। हेनरी लो, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर वैलिड क्यों नहीं होता? क्योंकि सर उस समय पे गैस की सोल्युबिलिटी बहुत हाई होती है। हाँ सीधा भी कर सकते थे, आप बिना मोलिटी रखे सीधा भी कर सकते थे, चलेगा। और किसी को इस क्वेश्चन के बारे में कुछ कहना है? ये क्वेश्चन आना चाहिए। हाँ मैं लूंगा ये एग्जांपल, जो मैंने छोड़ा है सब लूंगा। केजी गलत आ रहा रोहन, तूने यार 1000 से नहीं डिवाइड करा। हाँ वो भी सही है, 30 पर ऐसे करते यार अपन। ये शॉर्टेस्ट वही है जो आपने करा है। मोलिटी एक क्यों आई? लड़की देख यहां से आई ना यार, ये 1000 माइनस 0 ये था, तो ये 100 उधर जाएगा, तो 100 घटेगा इसमें से, इसमें से 100 घटेगा, तो यहाँ पे जो बचेगा बचेगा 2.38, और यहाँ पे आएगी m इंटू 2.38, तो डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। मोलिटी एक के आगे बता दूं, देखो जिसके मोलिटी एक आगे उसको देखो। अरे मेरा हैंग क्यों कर रहा है? तो मोलिटी एक आ जाएगी ना, तो मोलिटी क्या होती है? मोल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये 1 के बराबर दे रखा है, तो अपन को 100 ग्राम दे रखा है यार, तो ये आ गया 1। तो यहां से मोल ग्लूकोज के आगे अपने पास 1/10। मोल क्या होता है? वेट निकालना है। मोल होता है वेट बाय मोलर मास, ये 1/10 के बराबर है, तो वेट कितना आ गया? 180 डिवाइडेड बाय 10, 18 ग्राम। ठीक है आनंद, तुम क्लास से जा नहीं रहे हो, फैट समझ में आ गया? 18 ही आंसर है। वोलेटाइल सोल्यूट के लिए नहीं होती यार, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते तभी ये फंडे एप्लीकेबल है सारे। आरएलवीपी, एलिवेशन और डिप्रेशन। और कुछ किसी का डाउट? हाँ अर्षित सही बोल रहे हो। लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन जिसको था, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, हेनरी लो वाला। मेरा सिस्टम हैंग हो गया।
एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, लास्ट सौम्या देख लो तुम्हारा। मैंने बताया था P बराबर होता है के एच इंटू एक्स, वो गलत हो गया था, तो आप अप्लाई करोगे log P बराबर log के एच प्लस log एक्स। तो मैं क्या कह रहा था उसमें, शायद ऐसा था, आप log एक्स को इधर लेके जाओगे तो ये माइनस में आएगा, और log P को उधर लेके जाओगे तो log के एच माइनस log P। तो इसमें क्या दिक्कत ये आ रही थी कि दोनों माइनस में आ रहे थे, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। ठीक है, तो उसका आंसर नन ऑफ दी जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे x मान लिया था, उधर m मानना था, m। अब आप एक एक करके डाउट पूछ सकते हैं, मैं अब आपको परमिशन दे देता हूं अनम्यूट करने की, आप अपने आप को, लेकिन एक साथ अलग अलग करना है तो मैं वापस से कर दूंगा। m मोलैलिटी है सर। लड़की तुम ग्राफ किसके में बना रही हो सौम्या, मुझे बता दो एक बार, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। सर हाँ बोलो लड़की। सर जो लास्ट क्वेश्चन था ना 60 ग्राम यूरिया, जिसका आंसर 4 आ रहा था, आपका हाँ 4000 ग्राम आ रहा था, हाँ 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 उसमें अब सब कुछ तो आपने ऐसा यूनिट में रखा है, तो 4 भी तो फिर केजी में ही आएगा ना, जो 400 आएगा। लड़की ऐसा ही में कहाँ रखा है, मैंने डिग्री सेल्सियस रखा था। डिग्री सेल्सियस पर मोलैलिटी में तो आपने चेंज कर दिया था ना, 500 नहीं ग्राम तो तो खुद उसको 1000 खुद से खुद डिवाइड करके। खुद मोलैलिटी ऐसा यूनिट नहीं है लड़की। देखो कौन सा क्वेश्चन की कह रही हो तुम। सर जो इसके जस्ट पहले वाला था, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला, 200 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम वाटर। यही ना। हाँ बताओ इसमें क्या दिक्कत है। मोलैलिटी लड़की जो आंसर आएगा तेरा, तो यहाँ से तेरा मोल ही तो आएगा ना, मोलर मास आएगा ना लड़की, मोलर मास। हाँ, तुम क्या मोलर चाहते हो, मास तो ठीक है। तो जो तुम क्या चाहते हो। मोलैरिटी आप हम्म। जो मोलैलिटी निकाला उस टाइम पे, तो जो मास था उसको तो केजी में चेंज कर दिया था ना, क्योंकि जो मोलैलिटी आपने 2 लिखा। डिफाइन ऐसे होते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन देखो हाँ जो मेरा निकल कर आएगा इससे, दैट इज मोल, राइट। यदि मान लो 400 बाय एक्स को मैं मोल मान लेता हूँ, मोल हाँ निकल के आएगा ना, मोल। हाँ तो मोल तो क्या होता है, डब्ल्यू बाय मोलर मास, उसको तो ग्राम में ही डिफाइन करते हैं ना मोलर मास को। सोचो तुम पूरी मोल तो। कैलकुलेशन करो, हाँ पूरी कैलकुलेशन करो, आपको मोल मिलेगा एंड में, ठीक बात है। वो तो ऐसा हाँ ही में हाँ आया। और मोल को हाँ किस में डिफाइन करते हो आप बताओ। हाँ, ग्राम में सही है। फिर हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, थैंक यू ठीक सर। है, और पूछ लो। सौम्या आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हर्षित सर नोट्स इसके और इसके नोट्स कब मिलेंगे। मैं अभी ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा 5 मिनट के बाद। हाँ बोलो। सर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है? क्या क्या क्या। ये मैंने डाउट लिखा था ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्यों होता है बता रहा हूँ लड़के, सुन। होता है क्या है, देख तेरा फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है, ध्यान से सुनना। जब तेरे दो स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो जब तू नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करता है ना, तो तेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो जो काम पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे, पहले जीरो सॉलिड का वेपर प्रेशर फिक्स है, समझ के चल, ठीक है। हाँ यस सर। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ा या घटा रहा है। तो मान ले पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर तेरा वेपर प्रेशर बराबर आ रहा था, ठीक है। अब तेरे वेपर प्रेशर ठीक। डिक्रीज हो जाएंगे ना, तो जीरो से और कम टेम्परेचर पे वो इक्वल आ जाएंगे। डिक्रीज हो रहे हैं ना वेपर प्रेशर। हाँ पहले यस सर। पहले जो काम 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा था ना लड़के, ठीक है। क्योंकि यस सर। मान लो वो 180 था तो 0 डिग्री पे हो रहा था। अभी मान लो 0.5 हो गया, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ ना, तो टेम्परेचर भी तो डिक्रीज होगा। यस सर। हाँ। आया समझ। हाँ यस सर। ठीक है, सर चलो। हाँ बोलो। सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कैसे होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे? लड़की होता क्या है, देखो जब भी कोई स्टेट चेंज होती है ना, तो खट से नहीं होती, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड नहीं बनता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं इनको, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे सॉलिड है ना, सॉलिड और इसके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों स्टेट ना एक साथ को एग्जिस्ट करती है। तुमने रियल गैस पढ़ा है, रियल गैस 11th क्लास में, यस सर। तो अच्छे से पढ़ा है। यस सर। तो उसमें याद है एक ग्राफ बनाते थे अपन ऐसा, जिस ग्राफ में क्रिटिकल पॉइंट होता था। यस उस सर। क्रिटिकल पॉइंट पर दोनों स्टेट ना एक साथ को एग्जिस्ट करती है, लिक्विड और गैस। ये पता हाँ है। यस सर, यस याद सर है। पढ़ा तो है।
है ना। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर दोनों जो स्टेट है वो एक साथ कोएग्जिस्ट करती है, तो इसलिए दोनों का सब प्रॉपर्टी सेम रहेगी, डेंसिटी भी सेम रहेगी, वेपर प्रेशर भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, समझ रहे हो। Yes. तो सेम केस यहाँ पे हो रहा है कि जब सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट नाम की चीज आ रही है, ठीक है, समझे। Yes. तो उस समय इक्वल है, अलग अलग नहीं है वो। तो तुम एक काम करना, आज तुमने 11th क्लास में कोचिंग करी थी, कहां से करी थी कोचिंग? अवंती। अच्छा सेम। तो तुम आज ना नेट पे सर्च करना वेपर फेज डायग्राम, जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा टफ है वो, थोड़ा उसको रीड आउट करने की कोशिश करना, मजा आएगा ये तुम और डिटेल में जानना चाहते हो। वेपर फेज डायग्राम ये अब आईआईटी के सिलेबस से हट गया, पहले था आईआईटी में। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना इक्वल हो रहा है, वो एक इंटरमीडिएट स्टेज पर हो रहा है, समझो, इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो रहा है, समझे सर? Yes, sir. सर वाटर केज लाइक स्ट्रक्चर भी बनाता है। क्या क्या वाटर केज लाइक स्ट्रक्चर। यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन है उसका, तो यार वो तो 11th क्लास में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन होता है उसका, इसलिए बनाता है क्योंकि तेरे यहाँ पे बहुत तेज आवाज आ रही है, तो मैं बता देता हूँ। H2 ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है यार, तो ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा ना उसके साथ, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ये, ऐसे ऐसे। तो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, खाली जगह बन जाती है बहुत सारी, तो दिस इज केज लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है लड़के? Sir, हाँ सर आपने जो बताया कि रोड पे स्नो को हटाने के लिए NaCl ऐड करते हैं, तो हाँ, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड anything if you add anything non volatile, freezing point decreases, कुछ भी कर। सर अगर वो आइस पर अगर वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दे तो? वोलेटाइल से कुछ भी नहीं होगा यार, वेपर प्रेशर बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सो वो तो बेकार, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर फ्रीजर में वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दे तो? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो सेंस ही नहीं है ना लड़के, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट तुझे बढ़ाना क्यों, घटाना है ना, वो तो एप्लीकेशन है, बढ़ा ले, बढ़ा तो सकता ही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सर वोलेटाइल सॉल्यूट हो और नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होगा? बहुत सारे डिफरेंस हो जाएंगे, फिर ये जितना पढ़ा है सब वैलिड नहीं है सर, उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है ना, वो बेकार होता है, सोलवेंट ही नॉन वोलेटाइल लेगा तो ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है लड़के, तो उतनी चीजें उतनी मतलब कैलकुलेशन में वैल्यूज ही नहीं आएंगे, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनकी। तो मेरी बात तो सुनो, बेसिक क्या है, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, इनका मेन एप्लीकेशन एंड में बताऊंगा, इनका मेन एप्लीकेशन है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना, बस। ये क्यों करते हैं, मान लो आपने रैंडमली कोई चीज में मिला दिया, आपके पास पानी था और आपने रैंडमली कुछ मिला दिया और आप पता करना चाहते हो कि वो क्या चीज है, तो हम यूज करते हैं अमाउंट में था। नहीं, अमाउंट तो मुझे पता है, जैसे मान ले पानी है, मैंने 10 ग्राम डाल दिया, क्या डाला ये नहीं पता मुझे, ओके सर, तो मैं निकालने का काम करता हूँ। सर अगर वाटर के ऊपर ऑयल डाल दिया तो उसके वेपर प्रेशर पे कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा यार, कम हो जाएगा वेपर प्रेशर। तो फ्रीज भी जल्दी हो जाएगा फिर? क्या फिर फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, पर देखना फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा के नुकसान है यार, फ्रीजिंग का मतलब होता है टेम्परेचर डिक्रीज करना, तो उसको बढ़ाएंगे क्यों, बेकार हो जाएगा ना। सर हाँ बोलो। पी एक्सटर्नल तक प्रेशर टेम्परेचर इक्वेट करने के लिए प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट रखना पड़ता है बॉइलिंग नहीं, पॉइंट। हम नहीं रखते, वो होता है लड़की, तेरे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है बता कांस्टेंट है या नहीं है? हाँ, तो वो तो फिक्स ही है ना, हम तो अपने वेपर प्रेशर को बढ़ाते हैं घटाते हैं, हम वेपर प्रेशर को घटा बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक्सटर्नल को कम कर सकते हैं लड़की, प्रेशर कुकर में देख, तभी तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है ना, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है, जल्दी से बॉइलिंग हो जाती है। यस सर बादलों में -डिग्री टेम्परेचर होता है, तो बर्फ तो नहीं जमती बादलों में? क्या यार, वो उसका सॉल्यूशन से रिलेशन नहीं है लड़के, उसका इससे कुछ रिलेशन ही नहीं है। और कुछ डन, और कंसर्न किसी का कुछ? हाँ सर एक डाउट है सर, बताओ कि तुम्हारा सर नाम क्या है? ओजोन जो होती है वो, हाँ तुम सर बोल कौन रहे हो? ओजोन तुम हैवी बताओ होती है ऑक्सीजन गैस से। हाँ, वो तो मोलर मास है रीजन देख। हाँ तो सर वो नीचे क्यों एग्जिस्ट नहीं करती ओजोन, जबकि ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गैस?
देन नीचे भी करती है, पूरी तरह से नहीं करती है। ऐसा थोड़ा ना बोलते कि तो एयर में ओजोन का परसेंटेज 0 थोड़ा ना यार, मतलब नहीं सर, जैसे कि ऐसा तो नहीं। ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। अच्छा अच्छा, तो यार इसका हाँ रीजन तो ना गैस का अपन बोल सकते हैं यार इसमें। देखो खाली मास रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा नीचे आने के लिए, ठीक है, ये तो खाली मास बता रहा है, ठीक है, यस तो हो सर। सकता है प्रेशर भी तो अंतर पड़ेगा ना, गैस का प्रेशर कितना है, ठीक है। और एग्जैक्ट आंसर मैं सोच के बताऊंगा, मुझे अभी नहीं दिमाग में आ रहा, मैं प्रेशर ही इनका रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, फिर मैं चेक कर लूंगा क्योंकि इसका कुछ इधर से रिलेशन नहीं है, तो मैं चेक करके बताऊंगा तुझे यदि ऐसा है तो, है ना। ओके सर। तू तेरा नाम क्या है जो तू बोल रहा है? वैभव। अच्छा वैभव, तेरा वो वाला डाउट तो हो गया ना वैभव, अच्छा तेरा नाम। हाँ यस सर। हाँ और कुछ? और सर जैसे कि किसी एसिड की बेसिसिटी तो 4 हो सकती है, जैसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड, हाँ हाँ हाँ, तो किसी बेस की एसिडिटी 4 हो सकती है? नहीं यार ALOH होल थ्राइस ही होता है जितना मैंने देखा है, ठीक है। ओके तो सर। बाकी अब कोई हो सकता है जिसकी वैलेंसी चारों पर हो, बेस फिर वो हो सकते हैं तेरे, नहीं तेरे उस तरह के बेस ना बेस नहीं हो सकते, ऑर्गेनिक तो बेस भी अलग होता है, और उनमें तो फिर लोन पेयर वाला आ जाता है कंसेप्ट। हाँ नहीं हो सकता जितना मैंने हाँ यस देखा। सर। ऐसा मैक्सिमम बेसिसिटी किसी की 4 ही हो सकती है ना एसिड की? एसिड के यहाँ 4 हो सकते हैं मैक्सिमम, यस सर। या हम यार उसमें ऐसा कर सकते हैं यार, एसिड बढ़ाने के लिए कोई ऑर्गेनिक एसिड बना सकते हैं, फिर समझ रहा है तू, बहुत सारा तो वो उसमें बेसिसिटी चेंज हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी ना, जितने H+ देगा उतना, मतलब पॉसिबिलिटी हाँ तो यस रहेगी। सर। कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का ना, उसमें तो हाँ कितनी भी यस सर। COH लगा सकते हैं ना अपन। हाँ। तो तू किस सेंटर पे पढ़ता है? मैं यहाँ मेरठ। अच्छा, और कुछ नहीं। डन है वैसे फिर? सर हाँ, हाँ उसमें तो बोलो। ये देखते हैं ना, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखते हैं बेसिसिटी में तो वही तो बोल रहा हूँ लड़के, नहीं हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, जो COH है यस तो सर। H+ तो देगा ही ना ये। तो मान ले मैं हाँ कोई ऐसा एसिड बना दूं, ऐसे SO3H है, ऑर्गेनिक एसिड तो काफी वो होते हैं ना अपने पास, तो हाँ एक चेन सल्फोनिक ले एसिड ले, ही है। तो तू सल्फोनिक यस एसिड सर। 4-5 लगा दे यार, उसमें क्या है, समझ रहा है, बड़ी सी चेन में हाँ यस सर। तो गड़बड़ हो सकती है, मतलब ऑर्गेनिक एसिड में, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके। इनऑर्गेनिक में तो तू सही बोल रहा है, वो चार ही जाती है मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है सर। चलिए तो मैं क्लास ओवर कर दूं अभी, किसी का और कोई कंसर्न? ओके सर। सौम्या तुम्हारा डाउट हो गया, सौम्या ही थी कि लड़की जो बात कर रही थी? नो सौम्या, सर। आप कौन थे? रिया। अच्छा, सौम्या के भी डाउट थे, पता नहीं कहाँ चली गई वो लड़की। चलो तो फिर क्लास स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, ओके सर। चलो बाय यार, गुड नाइट। सर बाय। हाँ हाँ गुड बोलो। नाइट। हाँ कुछ बोलना है सर किसी एक को? कल की जो क्लास थी ना, कल की, हाँ हाँ, उसमें लास्ट क्वेश्चन में डाउट था मुझे। वो जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था। सर ग्राफ वाला नहीं, जिसमें हम सॉल्यूट का मास ऐड करते थे थोड़ा सा, सॉल्यूट का मास ऐड करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था? 180 ग्राम से 198 ग्राम हो जाता है आज की क्लास में, कल की क्लास में? कल की अच्छा क्लास में। अच्छा, 198 कैसे हो गया ये जानना है तुझे? नहीं सर, वो तो ऐड करा था, मेरा उसमें आंसर गलत आ रहा है, मैंने 3-4 बार ट्राई करा। यार मैंने 2 क्लास में करा, दोनों में सही आ रहा है, या तो मैं फिर कर लूंगा एक बार, फिर बता दूं क्या नाम है तेरा, मुझे नाम बता दे, मैं अगली बार बता दूंगा। सर रोहन। रोहन, मैं तुझे रोहन मेरे सेंटर वाला है क्या तू? हाँ सर वही हूँ। अच्छा रोहन ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन लिख के भेजता हूँ, तुझे मैं व्हाट्सअप कर दे, ठीक है। ठीक है इतना सर। सीरियस हो गया पढ़ाई में तो। हाँ बस वही है, बात हुई थी ना आपसे। चल ठीक है, फिर मिलते हैं, रोहन बता दूंगा ये तो मैं, ठीक है सर। चलो ओके यार, गुड नाइट फिर। ओके गुड नाइट सर।